Hello student, today we explain next I think last lecture class 12 chemistry solid state. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा पैकिंग फ्रैक्शन में इम्प्योरिटी डिफेक्ट तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। आपने तीन कंपोनेंट्स के नाम सुने होंगे। एक होता है बेटा कंडक्टर, ठीक, एक होता है आपका इंसुलेटर और एक होता है बेटा आपका सेमी कंडक्टर। ये टॉपिक आप आगे चल के क्लास 12 फिजिक्स में ही, इसी क्लास 12 में फिजिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका है, काफ़ी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है, तो अच्छे से आप वहाँ समझ पाएंगे। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पॉइंट इसका है, ज़्यादा नहीं, ठीक। इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, ये तीनों चीज़ क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक। कंडक्टर आपने पढ़ा है कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लोएशन करा दे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, यानी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक, और वो कंडक्टिविटी शो करे, शोज कंडक्टिविटी, शोज कंडक्टिविटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। क्लियर ना। इंसुलेटर क्या है, जिसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, डज नॉट शो कंडक्टिविटी, ये कोई प्रकार की कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्लियर ना। एक सिंपल सी पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये समझ लीजिए कि कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत वीक होती है, वेरी लेस होती है, और जो सेमी कंडक्टर होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बेटा, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्लियर ना बेटा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है उसे हम किस टाइप का बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। क्लियर। और जिसकी कंडक्टिविटी वेरी पुअर होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा, इंसुलेटर। जिसकी बहुत अच्छी होगी उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर। क्लियर ना स्टूडेंट। तो ये आपका टॉपिक था, कंडक्टर आपने पढ़ रखा, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर आपने वुड पढ़ा है, ठीक, लकड़ी हो गया। सेमी कंडक्टर अभी हम आगे चल के, यही हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक सेमी कंडक्टर, जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पोर्शन है, बाकी पोर्शन जो मेन है वो आपका फिजिक्स में है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कवर करते हैं, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेमी कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। एक आपका है एक्सट्रिंसिक और एक आपका है बेटा इंट्रिंसिक, और एक आपका कौन सा है, इंट्रिंसिक, ठीक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर ये आपको दिख रहा होगा। क्लियर। तो चलिए इसको भी स्टडी करके देखते हैं। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, यहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर सेमी कंडक्टर, जिसमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटीज नहीं होंगी बेटा, ठीक। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कैसा होगा, इम्प्योर सेमी कंडक्टर। तो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेमी कंडक्टर कहते किसे हैं, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच की होगी। इवन आपको क्लास इसी केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपको दिया है, उसकी रेंजिंग दी गई है कि कंडक्टर की रेंजिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, फिर इंसुलेटर की रेंजिंग दी गई है। आप देखिएगा एनसीईआरटी ओपन करके, वहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है कि अगर कंडक्टिविटी जिसकी मतलब बहुत अच्छी होगी, इन दोनों रेंज के बीच वो कंडक्टर है, इससे कम होगी तो इंसुलेटर है, और इन दोनों के बीच अगर आती है इंसुलेटर और इसके, तो उसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्लियर ना बच्चों। तो प्योर सेमी कंडक्टर जो होता है वो इंट्रिंसिक में इंक्लूड होता है, जबकि इम्प्योर आपका इंक्लूड होता है एक्सट्रिंसिक में। और एक्सट्रिंसिक में आपको पढ़ना होता है पी टाइप और एन टाइप। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पी फॉर पॉजिटिव है और एन फॉर निगेटिव है बेटा। एन फॉर क्या है, निगेटिव सेमी कंडक्टर, ठीक। तो एन टाइप मतलब एन फॉर निगेटिव है, पी फॉर पॉजिटिव है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्योरली वाले की,
प्योर जो आपका है, तो ध्यान रखिएगा सेमीकंडक्टर में हम स्पेशली मेटलॉयड का यूज़ करते हैं। और मेटलॉयड आपने पढ़ा है कि केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में 7 मेटलॉयड आपने नाम सुने थे, जिसमें से आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये आपके मेटलॉयड में सिलिकॉन जर्मेनियम है, ठीक, ये मेटलॉयड्स में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपको सिलिकॉन देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सिलिकॉन 14 ग्रुप का एलिमेंट्स होता है, 14 ग्रुप एलिमेंट्स, 14 ग्रुप एलिमेंट्स। और इसके लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो भी 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिफोर। तो आपको पता देखिए सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। अगर आप बीच वाले को पॉइंट आउट करो इस सिलिकॉन को, तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 एंड 4, तो ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। इवन हर एक सिलिकॉन यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होना शुरू करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू करेंगे, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना शुरू होगा, जिससे कंडक्टिविटी बहुत अच्छे से ये और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे आपको किसी टाइप की कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलेंगी। जो हमारे सिलेबस में बेटा वो हमें पढ़ना एक्सटेंसिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हमें मिलेगा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। जरा हम बात करें यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर की, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा बेटा, आपको क्लियर दिख रहा होगा आई होप। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप मैंने आपको बताया, एन मतलब होता है नेगेटिव, ठीक। अब देखिए हमें एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए आर्सेनिक ऑफ ग्रुप 15, आर्सेनिक एक एलिमेंट है जो ग्रुप 15 का है, इज एडेड टू सिलिकॉन एंड फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड विथ सराउंडिंग सिलिकॉन एटम। आपने क्या किया बेटा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, सिलिकॉन के आपने सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, क्लियर, आपको क्लियर दिख रहा होगा बेटा, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक। अब आपने क्या किया, इन सिलिकॉन को चारों साइड से 4 बॉन्ड बनाना शुरू कर दिए, ठीक। चलिए वो भी हो गया सर, वेरी गुड, ये आपने बना दिया बेटा, ठीक। हर एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्लियर। अब देखो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन को गैप रख के छोड़ा है, सिलिकॉन नहीं लिखा है, आप कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए वहाँ पे सिलिकॉन है, ठीक। अब वहाँ कंसीडर कर सकते हो कि वहाँ पे सिलिकॉन है बेटा। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या था, जरा एक्सप्लेनेशन फोकस करिएगा। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था कि सपोज आर्सेनिक ऑफ ग्रुप 15, आपने ग्रुप 15 का एक आर्सेनिक एक एलिमेंट होता है जिसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इज एडेड टू द सिलिकॉन, आपका एक्सटेंसिव टाइप का सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन से बना हुआ सेमीकंडक्टर था, उसमें आपने ऐड कर दिया, एंड फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड विद सराउंडिंग सिलिकॉन। उस आर्सेनिक ने क्या किया, अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। देन 5th इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री, तो सिलिकॉन का आर्सेनिक का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है बेटा वो फ्री रहेगा पूरी तरह से। 10 बाई एडिंग आर्सेनिक, जब हमने आर्सेनिक ऐड किया था, एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैड बीन एडेड टू द क्रिस्टल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल। क्यों, क्योंकि उसके पास 5th इलेक्ट्रॉन फ्री है, और आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टिविटी, मतलब वो कंडक्टर हो जाता है बहुत अच्छा, आपने पढ़ा है फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो कंडक्टर होगा, वो कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या है कि अगर हम चाहें तो सिलिकॉन का सेमी कंडक्टर यूज कर सकते हैं, या फिर एक मेटलॉयड और है जर्मेनियम, ये दोनों बहुत अच्छे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आर्सेनिक हम इम्प्योरिटी फॉर्म में ऐड करते हैं सिलिकॉन में, तो उसे हम बोलते हैं आर्सेनिक डोप्ड सिलिकॉन। अगर जर्मेनियम में ऐड करते हैं तो आर्सेनिक डोपिंग जर्मेनियम बोला जाता है बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो जरा फोकस करिएगा, यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं आर्सेनिक यहाँ रखता हूँ तो आर्सेनिक कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, लेकिन इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है जो शेष बचा है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो तो फ्री है ना, और जब वो फ्री होगा तो सिंपल सा है, कंडक्टिविटी को बढ़ा के रखेगा, क्योंकि वो एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन वर्क करेगा। अब सोचिए अगर ऐसे ही आर्सेनिक कहीं और भी कर दिया आपने, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी कंडक्टिविटी शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा है, सिंस इन दिस केस करंट इज कैरीड आउट बाय द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन।
जो करंट इसमें बढ़ाया गया, कंडक्टिविटी बढ़ाई गई, वो किसकी वजह से बढ़ी? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते किसे हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट आपका है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो भी आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए बेटा, लिखा हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, सपोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। लास्ट टाइम हमने क्या लिया था? एन टाइप में ग्रुप 15 का एलिमेंट्स लिया था, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। इस बार हमने क्या किया? 13 ग्रुप का एलिमेंट्स लिया। अब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। और आपको पता 13 ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इन सब के लास्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ग्रुप 13 लाइक इंडियम, बोरॉन और गैलियम, इसको हमने लिया। विच हैज़ ओनली 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, उसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में। फिर व्हेन एडेड इन स्मॉल अमाउंट टू प्योर सिलिकॉन, हमने क्या किया? इनमें से मान लो हमने इंडियम को, हमने क्या किया? इंडियम को एज ए इम्प्योरिटी ऐड किया प्योर सिलिकॉन में। ठीक, प्योर सिलिकॉन ऑल्सो इंक्रीजेज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसको ऐड करने पर भी इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट, ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू फैक्ट इंडियम कैन फॉर्म ओनली 3 कोवैलेंट बॉन्ड विथ सराउंडिंग सिलिकॉन, क्योंकि उसने केवल 3 बॉन्ड ही बनाया कोवैलेंट बॉन्ड सिलिकॉन के साथ जो सराउंडिंग में थे एटम, देयर बाय लीविंग सम ऑफ द साइट, जो साइट छूट गई, विच वेर नॉर्मली ऑक्यूपाइड एज अनऑक्यूपाइड। अब इसका मतलब क्या हुआ? जरा उसको फिगर से आप समझिए ऐसे। ये देखिए बेटा, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। रक्षा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया होगा। ये देखिए मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक, ये देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया बेटा, प्रॉपर जोड़ दिया, इसको ऐड कर दिया। ठीक ना, चारों साइड से बॉन्डेड बना दिया। एक सिलिकॉन को मैंने बीच में छोड़ रखा है बेटा, वो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब हमने क्या किया? मान लीजिए मैंने यहीं पे ये 4 बॉन्ड बनाता है, 1 इधर से, 2 इधर से, 3 और ये वाला 4। लेकिन आपने क्या किया? यहाँ पे इंडियम ऐड कर दिया एज ए इम्प्योरिटी। मेरी बात आप ध्यान समझ रहे हो? यहाँ पहले सिलिकॉन था, उसने 4 बॉन्ड बनाए थे। अब आपने इम्प्योरिटी ऐड किया तो इंडियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इनसे, इनसे और इनसे। तो आपको पता है इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास होगा ही, क्योंकि भाई यहाँ से सिलिकॉन हट गया, अब इंडियम आ गया इम्प्योरिटी फॉर्म में। लेकिन जो यहाँ पे एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो गैप था, एक होल था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किया था उस स्पेस को, जब सिलिकॉन यहाँ से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना। और कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन देता है तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है या नहीं आता? तो यहाँ पे एक वैकेंसी जो क्रिएट हुई, होल क्रिएट हुआ, उस जो गैप हुआ उसको हम कौन से चार्ज से कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव चार्ज से। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो इस पॉजिटिव की वजह से इसे हम किस टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं बेटा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो यहाँ देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए, लिखा हुआ व्हेन एडेड स्मॉल अमाउंट टू प्योर सिलिकॉन ऑल्सो इंक्रीजेज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर आप कुछ ही अमाउंट में इंडियम को ऐड करते हैं तो भी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव कर देता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट इंडियम कैन फॉर्म ओनली 3 कोवैलेंट बॉन्ड विद द सराउंडिंग सिलिकॉन एटम, देयर बाय लीविंग सम ऑफ द साइड्स। बताया, मैंने आपको बताया एक होल क्रिएट हो गया था, विच वेर नॉर्मली ऑक्यूपाइड। पहले वो प्रॉपर ऑक्यूपाइड था, लेकिन बाद में कैसा हो गया? अनऑक्यूपाइड। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंसी और होल्स। जो इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा तो वहां पे एक होल क्रिएट होगा या वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ऑन एप्लीकेशन अगर हम देखें ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ज्वाइनिंग इलेक्ट्रॉन मूव इनटू पॉजिटिव होल, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होल में मूव करेगा जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करोगे। देयर बाय क्रिएटिंग अदर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन वैकेंसी क्रिएट होगा, वो भी पॉजिटिव होल की क्रिएट होगी। दिस माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज होल्स continue and hence the current flow throughout the crystal।
इसी माइग्रेशन की वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है उस क्रिस्टल में। द करंट प्रेजेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल, द करंट इज प्रेजेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल कैरीड आउट बाई पॉजिटिव होल। जो करंट प्रोड्यूस हुआ है बेटा वो किसकी वजह से हुआ है? पॉजिटिव होल्स की। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज पी टाइप सेमी कंडक्शन या पी टाइप सेमी कंडक्टर। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। रक्षा क्लियर है ना बेटा? आपको समझ में आ गया ये? ठीक है, आप फिगर ड्रॉ करिएगा और इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर अच्छे से एज इट इज ऐसे ही नोट करिएगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमें जो पढ़ना है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इवन हम लोग को कुछ अलग टाइप के और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी स्टडी करनी है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक ये प्रॉपर्टीज है बेटा, फर्स्ट डायमैग्नेटिक, सेकंड आपकी पैरामैग्नेटिक, ये दोनों आपने पढ़ रखा है क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में। एक हेडिंग पढ़ी थी आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आई होप आपको याद आ गया होगा। वहां पे आपने O2 O2 प्लस, O2 माइनस, O2 डबल माइनस, ऐसा करके आपने मैग्नेटिक बिहेवियर निकाला था, वहां पे फाइंड आउट किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT के थ्रू। आपने N2 प्लस N2 माइनस को फाइंड आउट किया था, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, प्लस उसकी ये भी देखा था कि वो पैरा है या फिर डाया है। आगे चल के इसी क्लास 12th में फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर भी आपको ये प्रॉपर्टी फिर से मिलेगी कि बताइए ये जो आयन है, मेटल आयन है, ये आपका डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा या पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। क्लियर ना बच्चों? तो ध्यान रखना, डाया और पैरा में फर्क इतना है बेटा, दो सब्सटेंस विच आर वीकली रैपल्ड, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने पे उसके रैपल करते हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं बेटा। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो दो सब्सटेंस विच आर वीकली रैपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बहुत वीकली रैपल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड से, उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल कौन सा होगा? NaCl और TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्लियर ना बच्चों? तो ये आपका हो गया डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक नेचर आपके और भी कंपोनेंट्स हो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पैरामैग्नेटिक की, तो पैरामैग्नेटिक में आपको कौन सा मिलेगा बेटा? दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। और ये कैसे होंगे बेटा? इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंपल्सरी है होना। ध्यान रखना, कोई आपसे एक वर्ड में पूछे कि पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, तो उस सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। क्लियर? इसमें एग्जांपल कौन सा होगा? O2 Cu डबल प्लस Fe3 प्लस ETC। तो अभी आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, रीजन आपसे नहीं पूछेगा। अगर आपने MOT पढ़ रखा है क्लास 11 तो वहां से आपको बेहतर पता होगा पैरामैग्नेटिक कैसे नेचर फाइंड आउट करते हैं। दूसरी चीज, आगे चल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा विद प्रूफ के साथ। अभी के लिए आप एक हेडिंग यहाँ पे जान सकते हो, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना होता है। हमें यह भी निकालना होता है मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करते लिखते हैं बेटा म्यू से। म्यू इज इक्वल टू होता है √n+2। n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर किसी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनकी वैल्यू रखोगे, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन में टोटल अंडर आ जाएगा। और इसकी जो यूनिट होती है, नील्स बोर ने इसको बताया था, इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, BM लास्ट में लिखा जाता है। क्लियर? तो दो मेन प्रॉपर्टीज हुई डाया और पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब आपका जो मेन तीन और बचे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं तीन में से मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं तीन में से ही आता है। ठीक, तो एक बार जरा देख लीजिए दो सब्सटेंस विच शोज परमानेंट मैग्नेटिज्म, ऐसे सब्सटेंस जो प्रॉपर परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्लास 10th में एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, वहां अपने आपने कुछ ऐसा देखा था कि हम अगर एक आयरन की नेल ले लें यहाँ पे, ठीक, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, और इस पे कॉपर वायर को रैप्ड कर दिया जाए। ठीक, और रैप्ड करने के बाद इसको किसी बैटरी टर्मिनल से
टच कर दिया जाए, फिर यहाँ पे कुछ छोटे छोटे अगर हम आयरन के पार्टिकल रखते तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, पढ़ा था ऐसा आपने। और जब ये अट्रैक्ट करता है, आप इसको कुछ टाइम तक कंडक्टिविटी यहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है, आप इसको जब यहाँ से रिमूव करेंगे ना, इसके बाद भी ये अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये सम टाइम्स तक प्रॉपर मैग्नेटाइज हो जाता है। यही आयरन एक प्रॉपर मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक ना बेटा। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए एक फिगर आपको दिख रहा है, फेरोमैग्नेटिज्म का जो फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, उस फिगर में आप देखिए सारे के सारे पॉइंट एक डायरेक्शन में बने हुए हैं। और जब सारे एक डायरेक्शन में बने होंगे तो एक डायरेक्शन में बने होने की वजह से सब एक अनपेयर्ड कंडीशन में होंगे और प्रॉपर कंडक्टिविटी शो करेंगे, और कुछ समय के बाद ये प्रॉपर परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट फिगर आपको दिख रहा है बेटा। ठीक, अब जो वापस से जरा स्क्रीन पे फोकस करिएगा, फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जांपल कौन सा होगा? आयरन, निकेल, कोबाल्ट, Fe3O4 एंड एल्निको। एल्निको एक प्रकार का एलॉय है। Al मतलब एल्यूमिनियम, Ni मतलब निकल, Co मतलब कोबाल्ट। क्लियर? एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। इसमें क्या होता है बेटा, आप ऐसे समझ सकते हो, फेरो में तो ये कंडीशन थी, सब एक डायरेक्शन थे। इसमें क्या होता है, ऐसा होता है, अपोजिट होते हैं। और जब अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे जो डाइपोल होता है छोटा सा, बहुत कम सा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और जब कैंसिल आउट कर देंगे तो इनकी जो कंडक्टिविटी हो जाएगी वो प्रॉपर बहुत कम। देखिए क्या लिखा है, दो सब्सटेंस हुज मैग्नेटिक नेचर इज लेस देन एक्सपेक्टेड। जितना आप सोचोगे उससे बहुत कम होगा। एग्जाम्पल क्या होगा? मैग्नीज ऑक्साइड। क्लियर बेटा? एक लास्ट आपका है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक क्या है? यहां पे क्या होता है, कंडीशन कुछ ऐसी होती है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि एक आपका ऐसे होगा, दूसरा भी ऐसे, तीसरा हो सकता है इसका अपोजिट, फिर एक आपका ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर एक तीसरा अपोजिट। देखिए इसमें एक दूसरे को ये तो कैंसिल आउट कर ले जाएंगे, लेकिन ये आपका बचा रहेगा। इसका मतलब ये कंडक्टिविटी शो करेगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। यहां देखिए क्या लिखा है, दो सब्सटेंस विच आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस लार्ज मैग्नेटिज्म बट एक्चुअली हैव स्मॉल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ज्यादा तो नहीं करेगा, लेकिन उससे कम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाते हैं। ठीक है बेटा? तो ये है फेरी मैग्नेटिज्म सॉलिड। तो आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में 5 हो गए, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको कहीं डाउट रह ना जाए बेटा। एक इंपॉर्टेंट हेडिंग, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये भी आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक। अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जिस टेम्परेचर पे आप पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर ले जाएंगे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर बच्चों? उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर ना बेटा? तो तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही बेटा। आज के लिए हमने टॉपिक कवर किया सेमीकंडक्टर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक लास्ट हेडिंग आपकी है बैंड थ्योरी। मुश्किल से 15 या 20 मिनट्स का लेक्चर होगा, उसको भी मैं कवर अप करूंगा नेक्स्ट लेक्चर, एंड लास्ट लेक्चर होगा। और इसके जितने न्यूमेरिकल्स हैं सॉलिड स्टेट के, वो आप प्रॉपर एनसीईआरटी से कंप्लीट करिएगा, रेफरेंस बुक से सॉल्व करिएगा। जो भी आपके डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं बेटा। जल्दी ही जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू बेटा।